अस्सलामुअलैकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल जलाउट पर। नावल माही दौरान के साथ, जिसकी राइटर हैं सज्जल सईद, और ये इसकी 14th एपिसोड है। जाने कितने घंटे गुजरे थे, कितने आंसू बहे थे, कितनी सांसें उखड़ी थी। वो अपनी साबका जगह पर ही बैठा था, सोफे से टेक लगाए, सर भी सोफे पर रखकर आंखें मूंद रखी थी। एक टांग सीधी जबकि दूसरी टांग मोड़ी हुई थी और जलता सिगरेट उंगलियों में दबा था। पास पड़ी आश्रय में पड़े सिगरेट के 20 टुकड़े से अंदाज़ा हो रहा था कि वो कई देर से यही काम कर रहा था। वो सिगरेट की आदत को करीबन ख़त्म कर चुका था, लेकिन आज तलब हुई थी। खिड़कियां दरवाजे बंद होने के बायस सिगरेट का धुआं पूरे फ्लैट में फैला था, लेकिन आज खिड़कियां खोलकर लेक्चर सुनाने वाला डैन नहीं आया था। आज वो अकेला था, हर एक की नज़र से दूर था। बंद आंखें वाह हुई थी, आंखों की लाली और सूजन बता रही थी वो यहाँ बैठा सिर्फ रो रहा था। किनारे पर अटका पानी किसी भी वक्त दोबारा बहने को तैयार था। सिगरेट का लंबा कश भरकर उसने ऐश ट्रे पर मसला, फिर सर सोफे से उठाकर करीब पड़ी फ़ोन को देखा। हाथ बढ़ाकर फ़ोन पकड़कर उसने सबके मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस देखे। हर एक की कॉल और मैसेज को नज़रअंदाज करता वो सीधा उस एक आईडी पर रुका था, जिसका नाम देखते ही जलती आंखों में यकगोना सुकून सा उतरा था। कुछ घंटे पहले की वॉइस मेल्स भी थी। हेलो राइन, मैं तुम्हें कई मरतबा कॉल कर चुकी हूँ, लेकिन तुमने फ़ोन ना उठाने की कसम खा रखी है। तुम सुबह से गायब हो, तुम्हारी बाइक का भी कुछ अता पता नहीं। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, लेकिन बेहतर होगा कि तुम जल्द अज जल्द मुझे कॉल बैक करने की कोशिश करो। माही दौरा। राइट, बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारे घर वाले भी अब परेशान हैं और यकीनन मुझे भी अब तुम परेशान कर रहे हो। अगर तुम अपने दोस्तों के साथ आउट ऑफ टाउन हो तब भी एक मैसेज छोड़ दो प्लीज़। माही दौरा। गिनती के 2 वॉइस मेल्स को उसने बार बार सुना था। पहले आंखों को सुकून मिला था और अब समातों को। स्क्रीन पर टाइम देखा तो आधी से ज़्यादा रात गुजर चुकी थी। इस वक्त तो यकीनन वो सो रही होगी। उसके बावजूद उसने कॉल मिलाकर फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। 2-4 बेल बजने के बाद उसकी नींद का सोचते कॉल बंद करनी चाहिए, लेकिन उसी लम्हे कॉल उठा ली गई। वो साकित हो गया, खामोशी छा गई। कई लम्हे। राइड। नींद में डूबी आवाज़, किसी की आवाज़ से बैक वक्त सुकून और दिल की धड़कन कैसे तेज़ होती है। कोई इस वक्त रायत सुल्तान से पूछता, रायत तुम ठीक हो? नहीं, वो ठीक नहीं था। तुम सुबह से कहाँ गायब हो? सब तुम्हारे लिए परेशान है क्या? तुम घर वापस आ गए? एक ही सांस में इतने सवाल। रायत ने मोबाइल अपने कान के करीब रखे, आंखें बंद करने के बाद सर वापस सोफे पर रख दिया। रायत, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? खामोशी। तुम ठीक नहीं हो ना? वो जान गई थी। मेरे साथ बात करो, मुझे बताओ क्या हुआ, ऐसे खामोश मत रहो। बंद आंखों से नए आंसू निकलते कनपट्टियों में गायब हो रहे थे। तुम बोल क्यों नहीं रहे? क्या मैं फ़ोन बंद कर दूँ? कुछ वक्फे के बाद कहा गया था, जैसे उसने जानबूझकर कहा हो। ठीक है, मैं फ़ोन रख दूँ। जब तुम बात करना चाहो तो दोबारा कॉल कर लेना। कॉल मत काटना। भारी ज़ुकामज़दा आवाज़। मुकाबले में कई लम्हे खामोशी छाई रही। राय, तुम रो रहे हो? आवाज़ में हैरत थी। राहत के आंसू में तेज़ी आई थी। गम नए सिरे से ताज़ा हुआ था। मैं परेशान हो रही हूँ राय। तुम कहाँ हो? घर पर हो या कहीं बाहर? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। मेरे सीने में दर्द हो रहा है माही दौरा। मेरा दिल घबरा रहा है। माही दौरा की तरफ मुकम्मल सकूत फैला था। बस ये मंजर में कुछ आवाज़ सी पैदा हुई थी, जैसे वो उठकर बैठी हो, फिर लैम्प जलाया हो। तुम कहाँ हो इस वक्त? नहीं बता सकता। तुम रो रहे हो राइन, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा दिल क्यों घबरा रहा है? आवाज़ में बेचैनी थी, जैसे वो खुद भी रो देने के डर पर हो। मेरा दिल चाह रहा है मैं खुद को ख़त्म कर दूँ। मैं बाहर नहीं आना चाहता, मैं किसी का सामना नहीं करना चाहता। मुझे अपनी सांस भी भारी महसूस हो रही है। राहिद, ऐसे मत कहो प्लीज़, मुझसे बात करो। तुम जिस फेज़ से भी गुजर रहे हो हम उसे ख़त्म कर देंगे। तुम मुझसे शेयर करोगे? मैं बेसुकून हूँ माहे दौरा। वो उसे नहीं बताना चाहता था। वो समझ चुकी थी रायत सुल्तान की पुरानी आदत थी, बातें दिल में रखकर खुद को बेसुकून करने की। मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, मुझे तकलीफ़ हो रही है। तुम ठीक हो जाओगे रायत, दिल मत हारो। मुझे मैं सब कुछ हार चुका हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो खामोश हो गया, लेकिन सिसकियाँ तेज़ हो गई थी। सब ठीक हो जाएगा रायत, तुम वापस आ जाओ। अकेले खुद को तकलीफ़ मत दो। मैं अकेले रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती राहित। मुझे बेचैनी हो रही है। मैं तुम्हारे साथ बैठकर तुमसे बात करके तुम्हारी परेशानी कम करना चाहती हूँ। खामोशी। क्या हुआ राहित?
धोखा मिला है। यहाँ सीने पर वार किया गया है। मेरी सांसें मुझ पर मुश्किल कर दी गई हैं। मेरी कमर बेजान हो चुकी है माहे दौरा। मुझे दर्द हो रही है हर जगह। ऐसे महसूस हो रहा है जैसे जैसे वजूद ज़ख्मी हो गया है। वो अब ज़ारों कतार हो रहा था। कौन, किसने धोखा दिया है? सरगोशी से सुनाई दी थी। राइट कुछ देर खामोश रहा, फिर फ़ोन थाम कर अपने करीब लाया। सुर्ख ऑप्शन पर अंगूठा रखते रखते वो रुका, गहरी सांस भरी। रीम के मुजरिम का पता चल गया है। उसी के साथ कॉल काट दी गई। मोबाइल साइड पर रख दिया। नया सिगरेट चल गया। आधी से ज़्यादा रात गुजर चुकी थी। बकिया भी ऐसे ही गुजर जानी थी। बेड पर बैठी वो शशधर सी बंद हुई कॉल देख रही थी। रीम के मुजरिम का पता चल गया है। बाखुदा एक नया दिन, एक नई आजमाइश। माँ ने दोबारा कॉल करनी चाही, लेकिन अब वो कॉल नहीं उठा रहा था, और अब न वो उठाने वाला था। कौन था, किसने धोखा दिया? वो इतना क्यों रो रहा था? जवाब नहीं था। और जो जानता था वो बोलना नहीं चाहता था। मोबाइल पकड़े उसने एक नंबर मिलाया। 2-4 बेल के बाद स्पीकर में हेलो की आवाज़ गूंजी। रुमान, रायत की कॉल आई थी। फ़ोन रिसीव होते ही वो तेज़ी से बोली थी, क्या हुआ? क्या रायत तुम्हें कॉल नहीं कर सकता? रुमान, वो बहुत परेशान था। सुबह से गायब है। कोई नहीं जानता वो इस वक्त कहाँ है। और जानते हैं उसने मुझसे क्या कहा? नहीं। अब की मर्तबा लहजा संजीदा था, लेकिन उसका जवाब गैर संजीदा ही था। उसने कहा कि रीम के मुजरिम का पता चल गया। क्या मतलब? कौन है? आवाज़ में हैरत थी। ये नहीं बताया, फ़ोन काट दिया। अब उठा नहीं रहा। लेकिन वो ठीक नहीं था। मुझे उसकी टेंशन हो रही है। मुमकिन है सुबह तक वापस आ जाए। जिस वक्त भी वो घर आए या तुमसे रब्ता करे, मुझे उसी वक्त इन्फॉर्म कर देना। ठीक है। जवाब देने के बाद उसने कॉल काट दी। दिल बेसुकून हो चुका था। नींद अब गायब थी। अब महज सुबह का इंतज़ार था। नाइट ड्यूटी ख़त्म होने में कुछ ही वक्त रह गया था। माही दौरा की कॉल के बाद वो हकीकतन बेचैन हो चुका था। मुजरिम कौन था? रायत परेशान क्यों था? और उन सबसे तो अंदाज़ा होता था कि मुजरिम कोई जानने वाला ही था या कोई करीबी। बहुत से सवालात और ख़यालात दिमाग में गर्दिश कर रहे थे, लेकिन जवाब पास नहीं था। कुर्सी छोड़ता वो ऑफिस से बाहर निकला। इरादा अब घर की तरफ निकलने का था। चीफ ट्रैफिक इंस्पेक्टर के ऑफिस के सामने से गुजरते उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। कदम रोककर उसने आवाज़ों पर गौर करना चाहा। नुस्वानी आवाज़ थी और कदरें ऊंची भी। कदम ऑफिस की जानिब बढ़ाए। दरवाजे पर रोककर उसने अंदर मौजूद मंदिर पर नज़र दौड़ाई। चीफ इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी पर बैठा था और उसके साथ 2 कांस्टेबल भी खड़े थे। टेबल के उस जानिब एक लड़की बैठी थी जिसकी कमर रुमान की जानिब थी। एक आपने ट्रैफिक लॉज तोड़े और फिर आपके पास लाइसेंस या पेपर्स कुछ भी नहीं, और उल्टा आप हम पर चढ़ाई कर रही हैं। ऐसे नहीं चलता मैम। हम सड़क पर फिजूल में नहीं खड़े होते, अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। एक कांस्टेबल बोला था। लहजे से लग रहा था जैसे बहस से आजिज आ चुका हो। मैं 100 मरतबा बता चुकी हूँ कि मेरा लाइसेंस एक ऑफिसर ने लिया था। मैं अभी तक वापस भी नहीं ले सकी। और दूसरा, मैंने कोई लॉ नहीं तोड़ा। आवाज़ समातों में पड़ते ही रुमान ने मरने वाली मुस्कुराहट रोकी थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी थी। चीफ इंस्पेक्टर भी उसे देखता फ़ौरन अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। क्या मामला है? सर, इन्होंने सिग्नल तोड़ा है। इतनी हैवी ट्रैफिक में इनकी गाड़ी की स्पीड ख़तरनाक हद तक तेज़ थी। जब हम इन्हें फॉलो करने में कामयाब हो गए तो इनके पास लाइसेंस या गाड़ी के पेपर्स कुछ भी नहीं थे। इज़ाबेला ने बैठे बैठे पीछे मुड़कर देखा। वहाँ मौजूद रुमान को देखती वो जो अपना दफ़ा करने वाली थी एकदम चुप हुई थी। कुर्सी घसीट कर खड़ी होती वो मुकम्मल उसकी जानिब मुड़ी। लब खामोश थे, लेकिन आंखों में इल्तिजाई तासुरात अपनाए थे। रुमान ने चंद सेकंड उसे देखा, फिर चीफ इंस्पेक्टर की जानिब मतवज्जा हुआ। चालान कैंसिल कर दे, मैं खुद देख लूँगा। हाथ से इज़ाबेला को ऑफिस से बाहर निकलने का इशारा किया। चीफ इंस्पेक्टर की जानिब सर खम करता वो भी ऑफिस से निकल गया। चले मेरे साथ। कदम एग्जिट की जानिब बढ़ाए। पार्किंग में अपनी गाड़ी के करीब पहुंचकर वो रुका, फिर मुड़कर कुछ कदम दूर खड़ी इज़ाबेला को देखा। बैड ट्रैफिक डे मिस हैरिस। गाड़ी के बोनट से टेक लगाए उसने सर तपा उसका जायज़ा लिया था। जीन्स और टॉप के ऊपर सर्दी से बचने के लिए जैकेट पहन रखी थी। सुनहरी बाल ऊंची पोनी में बंधे थे। चेहरे पर थकन और हल्के फुल्के गुस्से के आसार नुमाया थे। ये सब आपकी वजह से शुरू हुआ है। वेल, हम सब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आप मेरा लाइसेंस ना लेते तो मैं रात के पिछले पैर पुलिस स्टेशन में धक्के ना खा रही होती ऑफिसर। आवाज़ ज़रा ऊंची थी, लेकिन उसमें नमी सी महसूस हो रही थी।
धक्के तो बिल्कुल नहीं देंगे आपको। मैं पिछले 1 घंटे से वहाँ बैठी उनसे बहस कर रही थी कि मेरा लाइसेंस ऑफिसर के पास है, लेकिन उन्हें लग रहा था मैं झूठ बोल रही हूँ। वो सच में रोने के दर पर थी, आंसू आंखों में अटके थे। रोमान ने आंखें छोटी की ओर से देखा। मेरा कार्ड था आपके पास, आप कांटेक्ट कर सकती थी मुझसे। उसके आंसू देखते लहजा नर्म सा हुआ था। वो कहीं रखकर भूल गई थी मैं। आप रूटीन में ऐसी गलतियाँ करती रहती हैं या आज कोई मखसूस दिन था? वो सादगी से पूछ रहा था, लेकिन लहजे में छिपी गहर संजीदगी इज़ाबेला भांप चुकी थी। आज का दिन ही खराब था। हाथों से किनारों पर अटके आंसू साफ किए रोमान ने बगौर उसे देखा, फिर गाड़ी का लॉक खोलकर डैशबोर्ड से टिश्यू पकड़ने के बाद उसके सामने लहराए। इतनी स्पीड से गाड़ी चलाने की वजह? दोस्तों को ड्रॉप करते करते मैं काफ़ी लेट हो चुकी थी। मॉम एंड डैड की कॉल्स आना शुरू हो चुकी थी। घर जल्दी पहुंचने के चक्कर में सिग्नल भी तोड़ दिया, लेकिन घर के बजाय पुलिस स्टेशन पहुंच गई। टिश्यू से आंखें साफ करने के साथ साथ वो जवाब भी दे रही थी। रोमान ने सनाफी में हिलाया। कुछ कहने को मुंह खोला ही था जब वो यकलख्त रुकी। फिर खुली हैरत ज़दा आंखों से रोमान को देखा। मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, मेरा फ़ोन भी बंद हो गया। मेरे पेरेंट्स बहुत परेशान होंगे। नए आंसू आंखों में तैरने लगे थे। रोमान ने गहरी सांस फिजा में छोड़ी, फिर अपनी गाड़ी के पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोले उसे देखा। आपकी गाड़ी मैं कल तक यहाँ से निकलवा लूँगा, फ़िलहाल आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकती। बैठे मैं छोड़ देता हूँ। आंखें रगड़ने के बाद उसने एक नज़र गाड़ी और फिर रोमान को देखा, फिर छोटे छोटे कदम उठाती गाड़ी में बैठ गई। उसके बैठने के बाद रोमान ने दरवाज़ा बंद किया और ड्राइविंग सीट की जानिब बढ़ा। आप ड्राइवर क्यों नहीं रख लेती? सफ़र के दौरान की खामोशी रोमान ने तोड़ी थी। खिड़की से बाहर देखती इज़ाबेला ने सवाल पर उसकी जानिब देखा। ड्राइवर है, लेकिन आज मैं खुद ड्राइव करना चाहती थी। मेरा मशवरा है कि आप ड्राइवर को हमेशा साथ रखा करें। आम से लहजे में वो सीधी सादी बातें कर रहा था। मेरे डैड भी मेरी ड्राइविंग के ख़िलाफ़ हैं। सेकंड भर को रुकी थी। आज वो बहुत गुस्सा होंगे। ड्राइवर भी नहीं लिया और घर भी नहीं पहुंची टाइम से। चेहरा दोबारा से लटक रहा था। रोमान ने हल्का सा रुख मोड़े उसे देखा, फिर वापस ड्राइविंग की तरफ मुतवज्जा हो गया। बड़े अक्सर ठीक और भले की बात करते, खिलाफ जाने के बजाय सुन लेनी चाहिए। जवाब नहीं दिया गया था। खामोशी फिर से छाई थी। रोमान ने मोबाइल पर इज़ाबेला की बताई लोकेशन देखी। अभी 5-7 मिनट का सफ़र बाकी था। सिग्नल्स तोड़ने के अलावा और क्या करती हो? इज़ाबेला ने पेशानी पर बल डाले उसे देखा। आप बात बात पर मजाक नहीं उड़ा सकते ऑफिसर। मजाक नहीं उड़ा रहा, संजीदा सवाल पूछ रहा हूँ। लेकिन उसका लहजा कहीं से भी संजीदा नहीं था। बिजनेस स्टूडेंट हूँ। इम्प्रेसिव। बिजनेस के कानून मत तोड़ना, खसारे में चली जाओगी। उसकी नसीहत भी इज़ाबेला को अपना मजाक उड़ाती महसूस हुई थी। अब की मर्तबा वो चुप रही थी। कोई और वक्त होता तो अच्छे से जवाब सुनाती। मतलूबा लोकेशन पर उसने गाड़ी रोकी थी, फिर डैशबोर्ड से अपना वॉलेट पकड़कर उसमें लाइसेंस निकालने के बाद रुख इज़ाबेला की जानी मोड़ा। आइंदा एहतियात करना। लाइसेंस उसकी जानी बढ़ाया। थैंक यू ऑफिसर। लाइसेंस थाम कर वो बोली। दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने के बाद ज़रा सा खिड़की पर झुकी। मेरी गाड़ी मुझे कहाँ मिलेगी? रुमान ने एक लंबे मिनट के लिए उसे देखा, फिर सर को ज़रा खम दिया। किसी भी कॉफ़ी शॉप पर? इज़ाबेला ने एक लम्हे के लिए हैरत से उसे देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। रुमान ने अपना कार्ड उसकी जानिब बढ़ाया, जिसे थामने के बाद वो सर हिलाती अपने घर के गेट की जानिब बढ़ गई। वो गाड़ी में बैठा उसे गेट से अंदर जाते देखता रहा। एक मर्तबा वो आंखों से ओझल हुई। वो भी गाड़ी रिवर्स करता अपने घर के रास्ते पर डाल गया। रात की तारीकी छटी थी। मसनूई रोशनियों की सुबह की कुदरती रोशनी लंदन पर छाई थी, लेकिन दिल इतने तारीक हो चुके थे कि रोशनी भी कोई फ़ायदा ही नहीं दे पा रही थी। एक कैब सुल्तान मेंशन के सामने आकर रुकी थी। चंद लम्हे बाद वो दरवाज़ा खोले बाहर निकला। कैब आगे बढ़ गई, लेकिन वो अपनी जगह पर रुका रहा। गर्दन को हरकत दिए ज़रा सी ऊपर उठाई। आंखें सुर्ख थी, बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर से रौनक गायब थी। सामने घर की बालकनी खाली थी। रेलिंग के आगे पर्दा पड़ा था। हमेशा से वहाँ खड़ी इंतज़ार करने वाली लड़की आज वहाँ नहीं थी। गर्दन वापस गिरा ली। जैकेट की जेब से मोबाइल निकाल कर चंद लम्हे उसे गौर से देखा, फिर कुछ टाइप करके किसी को सेंड करने के बाद उसने मोबाइल वापस जेब में डाल दिया। छोटे छोटे कदम गेट की जानिब बढ़ाए। गार्ड ने पहले से गेट खोल रखा था। उसके अंदर दाखिल होने के बाद गार्ड ने गेट वापस साथ लगा दिया। घर में कदम रखते ही दिल पर अजीब सा दबाव पड़ने लगा था।
गले में अटक सा गया था। दिल किया फिर से वापस चला जाए, सबकी नज़रों से, सबके सवालात से दूर। वो फिर से रोना चाहता था, वो फिर से चीखना चाहता था, वो सबको बताना चाहता था कि उसके साथ धोखा हुआ है, उसके एतबार को तोड़ा गया है, लेकिन सच्चाई से भी वो मुँह नहीं फेर सकता था। छोटे छोटे हमवार कदम उठाता वो लकड़ी के दरवाजे की जानिब जाती चंद सीढ़ियों के सामने रुक गया। वजह किसी का दरवाज़ा खोलकर बाहर आना था। नज़रें उठाए दरवाजे से निकलने वाले को देखा। जैन भी उसे सामने खड़ा देखकर एक लम्हे के लिए रुका था। उसकी जानिब बढ़ा। कहाँ गायब थे तुम कल से? अपना फ़ोन चेक किया? 1000 कॉल्स कर चुके हैं हम सब तुम्हें। अंकल आंटी तुम्हारी वजह से सो नहीं सके ठीक से। तुम्हें कहीं जाना था तो कम अज़ कम एक मैसेज करके इन्फॉर्म कर देते। उसके करीब पहुंचकर कंधों से थाम हल्का सा झिझोड़ा था। कोई जवाब न पाकर वो खामोश हुआ। फिर बगौर रायत को देखा। दोनों हाथ उठाए उसके चेहरे पर रखे। क्या बात है रायन, तुम्हारी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों हैं? तुम रोते रहे हो? जवाब में रायन ने महज सर हल्का सा जवाब में ला दिया। जैन के तासुरात मज़ीद परेशानी में तब्दील हुए थे। क्या हुआ रायन, तुम कहाँ थे इतनी देर से? अब की मर्तबा जवाब देने के बजाय वो उसके हाथ अपने चेहरे से हटाता नीचे झुककर पहली सीढ़ी पर बैठ गया। जैन ने हैरत से उसे देखा, फिर वो भी उसके बराबर विराजमान हो गया। भाई के साथ शेयर करो रायन, क्यों परेशान हो? वो महज सामने लॉन में किसी गैर मरे नुक्ते को तके जा रहा था। चल लम्हे खामोशी चाहिए थी। जैन उसके साथ बैठा उसके जवाब के इंतज़ार में था। मैंने जब से होश संभाला था तब से उसको अपने आसपास देखा था। मैं और वो एक दूसरे का हाथ थाम कर चला करते थे। हम एक साथ साइकिल चलाया करते थे। वो मेरा सबसे पहला दोस्त था, मेरा साथी था, मेरा भाई था। मैं एतराफ़ नहीं कर पाया था, लेकिन वो मुझे बहुत प्यारा था, मेरे दिल के बहुत नज़दीक था। उसको कोई परेशानी होती थी तो मुझसे देखा नहीं जाता। मैं सिर्फ उसे खुश देखना चाहता, जैसे वो मुझे खुश देखकर खुश हो जाता था, बिल्कुल ऐसे ही। उसकी खुशी मुझे सुकून देती थी। मैं उस पर गुस्सा भी हो जाऊं तो वो कभी मुझसे नाराज़ नहीं हुआ। लहजा नम था, उसमें शदीद दर्द था। जहन ने उसके कंधे पर हाथ रखे उसका रुख अपनी जानिब किया। आंखों में सवालात थे। मुझे धोखा दिया उसने, यहाँ मेरे दिल पर वार कर दिया। मेरा दिल रोता है जहन, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। रीम के साथ जो कुछ हुआ था, माहों साल गुजर जाने के साथ कुछ सब्र आ गया था, लेकिन वो सब मेरे भाई मेरे दोस्त ने क्या था, उस पर सब्र नहीं आएगा। उस पर दिल बार बार टूट रहा है, यह बात सह नहीं पा रहा मैं। मेरी बहन का मुजरिम मेरे इतने करीब रहा, रोज़ अव्वल से वो मेरे साथ था, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं सका, मैं उसका असल चेहरा नहीं देख सका। आंसू आंखों से टूटकर गालों पर बहे थे। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, यूँ लग रहा है मेरी कमर पर किसी ने ज़ोरदार ज़रब लगा दी हो। मेरा दिल, दिमाग, मेरे जिस्म का एक एक हिस्सा दुख रहा है। ये सब नहीं सोचा था, कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मैं क्या करूँगा अब जैन? मैं कैसे सारी ज़िंदगी इस हकीकत के साथ ज़िंदा रहूँगा? मेरा दिल चाह रहा था मैं ख़ुद को ख़त्म करूँ, मैं इस हकीकत के साथ खुद को ख़त्म कर दूँ। फिर मेरी रीम का मासूम सा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता था। ये तो उसके साथ नाइंसाफ़ी थी ना। मैंने खुद गर्ज बनते हुए खुद का सोचा और उसके मुजरिम को यूं ही नज़रअंदाज कर दिया। फिर जानते हो, उसके मुजरिम का चेहरा मेरे सामने लहराया तो दर्द एक नए सिरे से जाग गया। एक मरतबा फिर से हकीकत ने वार कर दिया। वो कहे जा रहा था, आंसू बहे जा रहे थे। जैन ने बाजू उसके गिर्द फैलाए। क्या तुम जानते हो उसे? पूछा गया था। जवाबन राय ने चंद लम्हे के वक्फे के बाद सरजवात में लाया। जान गया हूँ, सब जान गया हूँ, लेकिन नहीं जानना चाहिए था, अनजान ही ठीक था। वो मुकम्मल उसकी जानिब मुड़ा। देखो मुझे, अब मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं मुसलसल रो रहा हूँ, मेरा दिल रो रहा है, मेरे सीने से दर्द उठ रहा है। मैं ठीक नहीं रहा, मैं नॉर्मल नहीं रहा। हकीकत ने खौफज़दा कर दिया है। अब सब कुछ बुरा लग रहा है, अब सबसे खौफ आ रहा है, खुद से खौफ आ रहा है। अब मैं खुद से खौफज़दा हूँ। कि नकियों से उसे मेन गेट से किसी की झलक नजर आई थी, लेकिन वो बिना हरकत वहीं बैठा रहा। जैन ने उसे कंधों से थाम रखा था। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता राय, हम इसका हल निकाल लेंगे, हम हमेशा से साथ हैं, याद है ना तुम्हें? ज़रा सा झुकते कंधों से थामे ही उसे गले लगाया था। राय ने चंद तवक्कुफ के बाद हाथ उठाए उसकी पुष्ट पर रखे। हम हमेशा से साथ थे। फिर उसने ऐसा क्यों किया जैन? इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? इतनी गहरी ज़रब क्यों लगाई? राय, क्यों क्या जैन?
क्यों किया तुमने? हमारे साथ ऐसा क्यों किया? खामोशी, साकित, हर शय जैसे साकिन हो चुकी थी। आसपास की हर आवाज़, बड़बड़ाहट, सब कुछ पसे मंज़र में था। इस वक्त सिर्फ उसके कहे अल्फाज गूंज रहे थे। क्यों किया तुमने? हमारे साथ ऐसा क्यों किया? एक लम्हे ज़हन उसकी गिरफ्त में था और अगले ही लम्हे वो जैसे करंट खाए पीछे हटा, फिर दूर होते खड़ा हो गया। आंखें हैरत के मारे खुली थी, मुंह हल्का सा वाह हुआ था। क्या बकवास है? आवाज़ ऊंची मगर लड़खड़ाहट लिए हुए थी। राइड ने एक नज़र कुछ फासले पर खड़े माहे दौरा, हाथ और नूरे को देखा। उनसे ज़रा हटकर डैन खड़ा था। अब गर्दन को हल्का सा मोड़कर घर के अंदरूनी दरवाजे की जानिब देखा। यूसुफ, सुल्तान और रोज़ी खड़े थे। उन सबके चेहरों पर हैरत थी, सवालात थे, कुछ गलत हो जाने का खौफ था। हथेली अतराफ में रखकर वो उन पर दबाव डालता खड़ा हुआ। फिर जैन के आन सामने आकर रुक गया। पहले गुनाह करते हो, फिर गुनाह को छुपा देते हो, फिर अपना गुनाह किसी दूसरे के सर पर डालने की भरपूर कोशिश करते हो। खेल बहुत शानदार तरीके से खेला तुमने, लेकिन अफसोस तुम जीत नहीं सके, तुम हार से बच नहीं सके जैन। सब खामोश थे, सबको चुप लग गई थी। आज सिर्फ वो बोल रहा था, आज सिर्फ वो बोलने वाला था। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है राइड? मैं भाई हूँ तुम्हारा, मैं क्यों करूँगा ऐसे? लहजे में पुख्तगी नहीं थी। लड़खड़ाहट पर राइड ने सर-नफ़ी में हिलाया। मुझे गलतफहमी हुई है, ठीक कह रहे हो। मैंने तुम्हें अपना भाई माना, तुम्हें अपनी फैमिली का हिस्सा समझा, तुम्हें अपना हमदर्द समझा। तुम्हें समझने में गलतफहमी तो हुई है राइड। यूसुफ सुल्तान की आवाज़ पर वो उनकी जानिब मुड़ा, फिर हाथ उठाए इशारा जैन की जानिब किया। आप ठीक थे डैड, आपकी इसकी तरफ बेरुखी बिल्कुल ठीक थी। हम आपको गलत कहते रहे, लेकिन असल में हम गलत थे। रुख वापस जैन की जानिब मोड़ा। तुम जानते थे कि हाथ एक दिन बाहर निकल आएगा, वो बेकसूर साबित हो जाएगा। तुमने एक मरतबा फिर से अपना जुर्म छुपाने की खातिर डैन को फंसाना चाहा। वो फ्लैट के पास कोर्ट की हाकिंग, मार्को के झंडे वाली हुड। सामने खड़े शख्स के चेहरे का रंग एक एक लफ्ज़ के साथ सफ़ेदी में तब्दील हो रहा था। राइड ने फासले पर खड़े डैन को देखा। बताओ इसे कि अपनी हुड तो हम दोनों वहीं स्टेडियम में ही बच्चों को दे आए। याद दिलाओ इसे कि सिर्फ ये एक मैच देखने नहीं जा सका था, और मार्को वाली हुड तुम्हारे बाद सिर्फ इसी के पास थी। नज़रें वापस डैन की जानिब आईं। डैन सिर्फ गेमिंग में माहिर है, वो हैकिंग नहीं कर सकता। कोडिंग सिर्फ तुम्हें आती है, हैकिंग का शौक़ सिर्फ तुम्हें था। याद है, तुम कई मरतबा ये बात मुझे बता चुके थे। और सबसे बढ़कर सुल्तान मेंशन के कैमरे कोई बाहर का शख्स हैक कर ही नहीं सकता। उन तक सिर्फ घर के अंदर के लोगों की ही पहुंच है। वो रुका, फिर एक नज़र सबके शशदर चेहरों की जानिब दौड़ाई। तुमने उस रात की तमाम फुटेज बगैर किसी ग्लिच के डिलीट कर दी। तुम्हारे हाथ के घर में जाने और वापस आने के तमाम सबूत तुमने ख़त्म कर दिए। खामोशी, वक्फा। डैन के घर पहुंचकर उसको गैर हाजिर देखकर तुम्हारा इरादा शुरू से ही डैन को फंसाने का था, लेकिन तुम्हारी खुशकिस्मती थी कि मौके पर हाथ का मौजूद होना उसे मुजरिम बना गया। हम सब ने बगैर कुछ देखे सुने उसे जेल में डलवा दिया, लेकिन तुम जानते थे कि वो बाहर निकल आएगा। जल्द या बदेर वो बरी हो जाएगा। बगैर किसी रुकावट के मजबूत लहजे के साथ वो बोलता जा रहा था और वहाँ मौजूद लोगों की आंखें खोल रहा था। फिर तुमने आगा फर्म का सिस्टम हैक किया। तुमने इज़रा के अकाउंट हैक किए, उसे ब्लैकमेल करके अपने साथ मुलविस किया, उसके सामने खुद को डैन साबित करवाया। तुमने उसे वो इंजेक्शन लैला को पहुंचाने पर उकसाया। हमारे फ्लैट के बारे में हम दोनों के अलावा सिर्फ तुम जानते थे। तुमने उसका पासकोड हैक किया, फिर इज़रा को वहाँ वो बैग रखने के लिए भेजा। वो चुप हुआ, फिर गर्दन मोड़े फासले पर खड़े अपने माँ बाप को देखा। हमारी रीम का मुजरिम इतने सालों से हमारी आंखों के सामने था, हमारे साथ रहकर हमारे एहसासात से खेल रहा था, लेकिन हम पहचान नहीं सके, हम उसकी हकीकत नहीं जान सके। उसका लहजा अगर मजबूत था, लेकिन उसमें एक दर्द भी छुपा था। रोज़ी आंसुओं से भरी आंखों से जैन को देख रही थी। यूसुफ सुल्तान का चेहरा खाली था। वहाँ गुस्सा नहीं था, वहाँ शिकस्त थी, किसी अपने के हाथों लुट जाने का गम था। वो दोस्त थी तुम्हारी। आवाज़ पर सबकी नज़र पीछे खड़े हाथ पर रुकी थी। सवाल था या जताया गया था? आंखों में गम था। वो बेकसूर होकर भी हारा हुआ लग रहा था। तुम तो बेटे थे ना हमारे जैन,
रोज़ी की कमज़ोर सी आवाज़ सुनाई दी थी। यूसुफ सुल्तान ने एक नज़र साथ खड़े रोज़ी को देखा, फिर छोटे छोटे कदम उठाए उसके सामने खड़े हुए। जैन ने गर्दन अकड़ाए उन्हें देखा। वहाँ कोई शर्मिंदगी नहीं थी, पहले वाले तासुरात गायब हो चुके थे। क्यों, क्या तुमने ये सब? सादा सवाल था और लहजा भी खाली सा था, जैसे वो सिर्फ जानना चाहते हो। ये सब आपकी वजह से हुआ है, जानते हैं आप, इस सब में आपका कसूर है। आवाज़ ऊंची और गुस्से भी लिए हुए थी। मेरी वजह से? हाँ, आपकी वजह से, वो दहाड़ा था। मेरी मॉम डिप्रेशन के मरीज़ आपकी वजह से बनी थी। आपने मॉम को डैड से अलग कर दिया क्योंकि वो आपके स्टेटस के नहीं थे। आपने मुझे और मॉम को डैड से दूर रखा। मेरी पैदाइश के बाद जब उन्होंने हमसे मिलना चाहा तो आपने ना सिर्फ उनको मारा बल्कि उन पर गलत इल्ज़ाम लगाकर बरसों के लिए उन्हें जेल में डाल दिया। मॉम मेरे डैड के साथ रहना चाहती थी, लेकिन आपने उनको उनसे दूर कर दिया। वो डिप्रेशन में चली गई, वो बीमारी से नहीं मरी, आपने मारा है। आप कातिल हैं मेरे मॉम के। मेरे डैड जेल में हार्ट अटैक से मर गए। मेरे दोनों पेरेंट्स मुझसे दूर चले गए सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। उंगली यूसुफ सुल्तान की जानिब उठाई थी। लहजे में बरसों की नफरत थी। यूसुफ सुल्तान हैरत से उसे देख रहे थे, जैसे बेयकीन हो। सोच रहे होंगे कि ये सब मुझे कैसे पता चला। मैं कई अरसे से अपनी फैमिली को ढूंढ रहा था। जिस यूनिवर्सिटी से मॉम और डैड पढ़े वहाँ से डैड का एड्रेस निकलवाया, लेकिन मालूम पड़ा कि मेरे डैड को मरे तो कई साल गुजर चुके हैं। उनके भाई से मुझे एक एक बात की सच्चाई का पता चला। मैं तो अनजान था। बचपन से लेकर जवानी तक महज आपकी बेरुखी देखने को मिली थी, लेकिन आप इस कदर जालिम भी होंगे मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। आपका गुरूर और ये स्टेटस, ये अमीरी मेरे मॉम डैड को खा गई। वो दोनों एक दूसरे के बगैर मर गए और मुझे आप जैसे जालिम और जलील इंसान के दर पर छोड़ दिया। सांस फूल चुका था, चेहरे का रंग सुर्खी माइल हुआ था, आंखें स्याही में बदली थी। मैं तुम्हें वो अजियत देना चाहता था, वो दर्द देना चाहता था जो बचपन से लेकर अब तक मैं सहता आया। वो तकलीफ़ देना चाहता था जो मेरी मॉम सहती रही। जुदाई की मार देना चाहता था जो मेरे मॉम और डैड सहते रहे। मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी के ज़रिए तोड़ना चाहता था। मैं तुम्हें रोते और गिड़गिड़ाते देखना चाहता था, बिल्कुल वैसे जैसे मेरी माँ रोती थी। मैं तुम्हारी बेटी को अजियत देकर तुम्हारी ऐना और तुम्हारे अंदर सरायत करता हुरूर तोड़ना चाहता था। मैं बताना चाहता था कि तुम यूसुफ सुल्तान, तुम एक कमज़ोर और लाचार बाप और इंसान हो। मैं अपना बदला चाहता था जो मुझे तुम्हारी बेटी के अलावा कहीं से नहीं मिल सकता था। तुम कहते थे ना कि रीम तुम्हारा सुकून है, तुम्हारी आंखों की ठंडक है। मैं तुमसे इस सुकून छीनना चाहता था। तुम्हारी आंखों में आंसुओं की जलन देखना चाहता था और यकीन करो यूसुफ सुल्तान, मुझे सुकून मिल गया। तुम्हें तकलीफ़ में देखकर, बेटी के लिए रोते कुल्लाते देखकर मेरे दिल को कई सालों बाद चैन मिल गया। मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं हूँ रीम का मुजरिम। मैं गया था उस रात हाथ के कमरे में। रीम की तस्वीर मैंने रात को सेंड की थी। मैंने सारे सबूत मिटाए थे। हाथ के वकील को मैंने ख़रीदा था। कैमरे और पासकोड मैंने हैक किया थे और तुम सब के दरमियान रहकर तुम सबको पागल बनाता रहा और तुम लोग बनते भी रहे। मुझे इतना सा भी अफसोस नहीं है। तुम सब यही डिज़र्व। जुमला मुकम्मल होने से पहले ज़ोरदार तमाचे ने मुंह बंद करवा दिया था। चेहरा एक जानिब लुढ़क गया। होठ का एक किनारा हल्का सा फट चुका था। खून की हल्की सी लकीर वहाँ से नमूदार हुई थी। मुंह पर हाथ रखे ज़ैन ने खूंखार नज़रों से सामने खड़े यूसुफ सुल्तान को देखा, जिनके तासुरात पथरीले थे, आंखों में सुर्खी से उतर आई थी। तुमने साबित किया कि तुम्हारा खून ही गंदा है। एक गंदे ख़ानदान के, एक गंदे शख्स के जलील और गंदे बेटे हो तुम। तुम्हें अपने पास रखकर तुम्हें पालने और तुम्हें अपना नाम देने के बजाय उस दिन तुम्हें तुम्हारे ख़ानदान के हवाले कर देना चाहिए था। इंसान के साथ जितनी मर्जी नेकी लगा लो, ज़ाहिरी शख्सियत में जितना भी बदलाव ले आओ, लेकिन रगों में बहता गंदा खून कभी नहीं बदल सकता। वो वहीं रहकर दिल और दिमाग में गर्दिश करता है, उनमें गंदगी भरता रहता है। महज एक हाथ से उसका गरेबान थाम कर झटका दिया था। ज़बरदस्ती की थी तुम्हारे बाप ने सोहा के साथ। प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाकर उसे इस्तेमाल किया था और जब साथ देने का वक्त आया तो बुज़दिलों की तरह भाग गया। तुम्हारी माँ डिप्रेशन में चली गई, नफ्सियाती मरीज़ा बन गई। हैवी डोज नहीं थी वो, खुदकशी थी।
तुम्हारी माँ ने खुदकुशी की थी। तुम्हारे जलील बाप की वजह से मेरी इकलौती बहन ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। तुम्हें देख देख कर मुझे अपनी बहन के साथ हुए जुल्म याद आते थे, लेकिन मैं तुम्हें दूर नहीं कर सका। तुम्हारा ख़ानदान मालूम होने के बावजूद तुम्हें उनके हवाले नहीं किया। तुम्हें सुल्तानों का नाम दिया क्योंकि तुम सूहा की औलाद भी थे, लेकिन तुम में तो सूहा के खून का एक कतरा भी नहीं। तुम में तुम्हारे बाप का गंदा खून है। नाम बदल लेने से नस्ल नहीं बदला करती, साबित किया तुमने। ये इंकशाफ था। गरिबान गिरफ्त में था, चेहरे का रंग फक था, आंखें और मुंह खोले वो उन्हें बेयकीनी से देख रहा था। नेज़ वहाँ मौजूद हर शख्स हैरत के आखिरी दर्जे पर था। मैंने दिन रात एक किया, पूरे लंदन को खंगाल कर तुम्हारे बाप को ढूंढा, उसी के मुंह से उसके जुर्म का एतराफ़ करवाया और फिर हमेशा के लिए जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया। लेकिन अफसोस, वो तो चंद सालों ही में हार मान गया। उसके सियाह दिल ने साथ छोड़ दिया। सज़ा कम थी, अभी तो उम्र भर उसको वहाँ गिड़गिड़ाते देखना था, लेकिन अंजाम को पहुँच गया। तुम्हें हर हकीकत से अनजान रखा क्योंकि मैं तुम्हें उस ख़ानदान की भनक भी नहीं पड़ने देना चाहता था। मैं भूल गया था कि औलाद तो उसी की थी, नस्ल तो उसी ख़ानदान की थी, खून तो वही था। जो कुछ तुम्हारे बाप ने किया वही सब कुछ तुमने दोहराया। तुमने साबित किया कि तुम एक घटिया और जलील दरिंदे हो। आंखों की सुर्खी में अब पानी की लकीरें नमूदार हुई थी। एक झटके से उसका गिरेबान छोड़ा था। जैन हल्का सा लड़खड़ाया, लेकिन खड़ा रहा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूँगा? तुम जो भी मन गढ़ंत कहानी सुनाओगे मैं सच मान लूँगा? सनफ़ी महिला, चेहरे पर कमीनी सी हंसी फैली थी। वो उस वक्त कम गो शरीफ सा जैन कहीं से नहीं लग रहा था। तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो जैन। तुमने कई ज़िंदगियां ख़राब की, तुमने कई दिल तोड़े। तुम मर कर भी सुकून नहीं पाओगे। खुदा करे तुम जहन्नुम के आखिरी दर्जे में जलो। माहे दौरा की गीली और नफ़रत से लबरेज आवाज़ पर जैन ने उसकी जानिब देखा, फिर हल्का सा कहकहा लगाए हंस दिया। तुम कुछ भी कह सकती हो। तुम्हें गम ही बहुत मिले हैं, भाई की तरफ से, महबूब की तरफ से और बाप की तरफ से। बात के दौरान वो रुका, फिर से ज़ोरदार कहकहा लगाए, हाथ के साथ हाथ बजाया। वो इस वक्त मुकम्मल ज़हनी मरीज़ का मंजर पेश कर रहा था। बाप से याद आया, जानते हो तुम लोगों का बाप घर क्यों नहीं आता? तुम लोगों से दूर क्यों रहता है? बाप के जिक्र पर तीनों बहन भाई ने एक दूसरे को देखा, फिर सामने खड़े जैन को। क्या कहना चाहते हो? हाथ ने सवाल किया था। उस रात तुम लोगों का बाप घर में ही मौजूद था, लेकिन निचले पोर्शन में अपने कमरे में मौजूद होने के बायस उसे कुछ भी मालूम नहीं था। हाँ, लेकिन घर से निकलते वक्त उसने मुझे देख लिया था, और कुछ ही देर के बाद जब शोर बरपा हुआ तो वो समझ गया, मेरी जानिब देखा, लेकिन कुछ बोल नहीं सका। शायद बाद में मुंह खोल देता, इससे पहले मैंने उसका मुंह बंद करवा दिया। तुम्हारे बाप ने मैनचेस्टर में अपनी एक एम्प्लॉय से दूसरी शादी रचा रखी थी, जिसको वो हमेशा के लिए राज रखना चाहता था, लेकिन एक क्लिक और उसके मोबाइल के डेटा के साथ उसका राज भी मेरे पास आ गया। फिर बस दो ऑप्शन थे, लंदन छोड़कर अपनी खुफिया बीवी के पास रफू चक्कर हो जाए, या गवाही देकर अपना राज फाश करवाकर ख़ानदान से अलग हो जाए। बाकी तुम सब जानते हो उसने किस ऑप्शन को चुना। वो चुप हो चुका था, लेकिन उन तीनों को वहीं खड़े खड़े एक मर्तबा फिर से तोड़ गया था। हाथ को हमेशा की तरह अपने बाप पर महज अफसोस हुआ था। अपना रिश्ता बचाने की खातिर बेटी की ज़िंदगी दाव पर लगा दी। नूरे ने एक गहरी सांस भरी थी। उसे पहले भी कोई अच्छी उम्मीदें नहीं थी बाप से, लेकिन तीनों में माही दौरान थी जिसके आंसू भल भल बहते ठोरी से नीचे गिर रहे थे। बाप इतना गिर गया था, ये तो सोचा भी नहीं था। उसके सब रिश्ते उससे महज दुखी क्यों देते थे। बहुत खूब जैन, इस साल का ऑस्कर तुम्हें मिलना चाहिए। संजीदा आवाज़ पर सबने एक साथ गर्दन मोड़े देखा। लॉन के दरख्त से टेक लगाए उसके साए में बुझाने कब से खड़ा था। सबको अपनी जानिब मतवज्जा देखकर वो टेक छोड़ता नज़दीक आया। ओह, ऑफिसर खुद तशरीफ़ लाए हैं। रुमान को देखकर भी जैन के तासुरात तब्दील नहीं हुए थे। वो शायद ढीठ बन चुका था। मुजरिमों के लिए तो खुद ही आना पड़ता है, और तुम जैसे मुजरिमों का तो प्रोटोकॉल ही अलग होना चाहिए। बाजू सीने पर बांधे वो कुछ फासले पर खड़ा हुआ था। उसके बाद सुनता जैन सर झटक कर हंस दिया। कैसा मुजरिम? क्या सबूत है आपके पास? आपके कान? अफसोस के साथ वो बोल नहीं सकते, लेकिन मेरा मोबाइल बोल सकता है।
नूरन अपनी जगह पर खड़े अपने मोबाइल की स्क्रीन सबके सामने लहराई थी, जहाँ रिकॉर्डिंग का साइन दिखाई दे रहा था। रोमान ने हाथ ऊपर किया, हल्का सा सल्यूट उसकी जानिब फेंका। नजरें वापस जैन की जानिब आई, जिसका रंग अब सही मानों में उतरा था। 2 कदम पीछे की जानिब उठाए। डैन अपनी जगह से हिलता, उसके पीछे कुछ फासले पर खड़ा हो गया। रास्ता बंद था, फरार नामुमकिन था। महज जेल में कैद हो जाने की सज़ा काफ़ी नहीं। आवाज़ एहसास से आ रही थी, लहजा पथरीला था। सबकी नज़र उस जानिब उठी, फिर वहीं साकित हो गई। जैन का बचा कुछ रंग उड़ गया। जैकेट के नीचे से पैंट में उड़सी पिस्टल निकालकर एन उसके सीने की जानिब रखी गई थी और पिस्टल थामे राइड उसे पहली मर्तबा खौफ में देख रहा था। राइड, नहीं, यह हमारे हवाले, हम इसे सख्त से सख्त सज़ा देंगे। खुद को मुश्किल में मत डालना। रोमान ने हाथ उठाया, उसे रोकना चाहा। पिस्टल नीचे करो रायन, पुलिस अपना काम खुद करेगी, वो बच नहीं सकेगा। यूसुफ सुल्तान, तुम में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा रायन। वो कातिल है, तुम नहीं बन सकते। उसे पुलिस के हवाले कर दो प्लीज़। माहिदौरा, रायन बच्चे प्लीज़ नो। रोज़ी, पिस्टल नीचे करो रायन, ऐसा मत करो। डैन ने दोनों हाथ उठाए, उसे पिस्टल नीचे रखने का इशारा किया था। वो सब उसे रोक रहे थे, लेकिन वो महज साकित खड़े जैन को देख रहा था। माहिदौरा ठीक कह रही है, तुम्हें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तुम सारी ज़िंदगी इस गिल्ट के साथ गुजारोगे। बज़ाहिर मजबूत बनने की कोशिश की गई थी, लेकिन सब जानते थे उस वक्त उसकी सांस भी सूख चुकी थी। वो उसे बातों में लाए, उसे रोकना चाह रहा था। गन नीचे करो रायन, मेरी टीम मेरे साथ है, ये कहीं नहीं जा सकेगा, हमारे पास पूरा सबूत है। रुमान ने 2 कदम उसकी जानिब बढ़ाए, फिर से रोकना चाहा। राइड प्लीज़। माहिदौरा की भराई आवाज़ पर राइड ने एक नज़र उसकी जानिब डाली। चंद लम्हे रुका, फिर बहुत आहिस्ता से गन नीचे करता गया। सब ने बैक वक्त गहरी सांस भरी थी। जैन ने आंखें ज़ोर से बंद किए खोली, गोया शुक्र अदा किया। तुम में और मुझ में बहुत फ़र्क है जैन। तुम एक मासूम के मुजरिम हो और वो रुका, नज़र नीचे किया, हाथ में पकड़ी गन पर डाली। और मैं एक मुजरिम का कातिल हूँ। गन वाला हाथ ऊपर उठा था और एन सीने के मुकाम पर गोली चला दी। महज 1 सेकंड, गोली की ज़ोरदार आवाज़ गूंजी थी। मंजर बदल गया, आवाज़ें, चीखें। सफ़ेद शर्ट खून में रंग चुकी थी, वो ज़मीन पर गिर चुका था। चेहरे का रंग सफ़ेद हो चुका था, जैसे सेकंड्स में जिस्म का सारा खून निचुड़ गया हो। आंखें चंद लम्हे खुली रही, फिर एकदम साकित हो गई। मुजरिम अंजाम को पहुंच गया था। हाथ में गन थामे राइट चंद कदम उठाता उसके बेजान जिस्म के ऊपर खड़ा हुआ। खाली खाली नज़रों से उसे देखा, फिर ज़रा सा झुका, जैसे कोई सरगोशी करनी हो। तुम्हारा दिल ही बेईमान था, इसे बंद हो जाना चाहिए था। मुख्तलिफ आवाज़ों पर उसने झुके झुके ही गर्दन तिरछी की आवाज़ की सिम देखा। वहाँ पूरी पुलिस टीम खड़ी थी और उन सबकी पिस्टल रायत की जानिब उठी थी। रोमान ने सर हल्का सा नफ़ी में हिलाए, रायत को देखा, फिर आगे बढ़ते उसके नज़दीक खड़ा हुआ। मैं अकेला होता तो शायद हैंडल हो जाता, लेकिन अफसोस के साथ अब तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। रोमान के बात पर रायत सीधा हुआ खड़ा हो गया, गन ज़मीन पर फेंक कर दोनों बाजू सामने उठा लिया। मैं चला जाता हूँ ऑफिसर, जो भी कुछ हुआ मैं फेस कर लूँगा, रायत को रहने दे। डैन फ़ौरन से आगे बढ़ा था। पागल मत बनो, रायत ने उसे डपटा था। मेरी टीम मेरे साथ है दानियाल, फ़िलहाल मुझे काम करने दो अपना। हथकड़ी लगाने के बजाय रोमान ने उसे कलाई से थामा था। रायत ने गर्दन मोड़े, अपने माँ बाप को देखा। रोज़ी उसे देखती रो रही थी, जबकि यूसुफ सुल्तान ने आंखें मीचकर उसे तसल्ली दी थी, जैसे कहना चाहते हो फिक्र मत करना, मैं हूँ। रुख वापस मोड़कर नज़रें सीधी माहिदौरा पर टिकी थी, आंसू भरी आंखें, परेशान चेहरा। रायद उसे देखता हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम यहीं रुकोगे डैन, यहाँ सबका ख्याल रखोगे। डैन की बात का जवाब देता वो चंद कदम उठाए आगे बढ़ा, फिर रुककर एक जानिब खड़े हाथ को देखा। लंदन ब्रिज हॉस्पिटल, 3rd फ्लोर, रूम नंबर 4। हाथ ने नासमझी से उसे देखा, लेकिन वजाहत के लिए वो रुका नहीं। रुमान उसे लिए घर से निकल गया। आधी टीम उनके साथ निकल गई, जबकि कुछ वहाँ पड़ी जैन की डेड बॉडी को एम्बुलेंस में डालने लगे थे। महज 1 सेकंड, फिर मंजर बदल गया। मैं अच्छा नहीं हूँ रहीम, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। मैं तुम्हारा दोस्त था, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका।
मैं तुम्हें दुनिया की बुराई से नहीं बचा सका, मैं तुम्हें खुद से नहीं बचा सका। तुम मेरी तुम्हारे बाप के लिए नफ़रत की नज़र हो गई। मुझे तुम्हारे लिए अफसोस है, लेकिन मैं सुकून में हूँ। और तुम भी तो यही चाहती थी ना कि मैं हमेशा खुश रहूँ। सरगोशीनुमा आवाज़ में वो गोया उसकी तस्वीर से हम कलाम था। जवाबन सिर्फ खामोशी थी। अब वापस जवाब देने वाली रीम उस कमरे में नहीं थी। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में लगे बेंच पर बैठा वो आते जाते लोगों को बेध्यानी से देख रहा था। 3 घंटे गुजर भी चुके थे। जिंदगियों में तूफान आए गुजर भी चुका था। मुजरिम पकड़ा गया था, फिर मारा भी गया था, लेकिन जाने वाला तो वापस ही नहीं आया। गहरी सांस भरकर उसने रुख मोड़े कुछ फासले पर खड़ी नूरे को देखा। दीवार से टेक लगाए वह हाथ में पकड़े मोबाइल पर मसरूफ़ थी। इमरजेंसी रूम से निकलते डॉक्टर को देखकर वो बेंच से उठता उसकी जानिब बढ़ा। सब ठीक है डॉक्टर? मोबाइल छोड़कर नूरे भी उनकी तरफ मुतवज्जा हुई। परेशानी की बात नहीं, स्ट्रेस की वजह से बीपी हाई हो गया था। टैबलेट उनको दे दी गई है। उम्मीद है कुछ घंटों में नॉर्मल हो जाए, तब तक उनको यहीं रखा जाएगा। अपनी बात सुनाता वो मुस्कुराहट उछालता आगे बढ़ गया। हाथ ने नूरे की जानिब देखा, फिर कदम उठाते इमरजेंसी रूम की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर लगे शीशे से बेड पर आंखें मूंदे लेटी रोज़ी नज़र आई थी। रात के जाने के बाद यूसुफ सुल्तान, माही दौरा और डैन उसके पीछे ही निकल गए थे, जबकि नूरे मिसेस सुल्तान के पास रुकी थी। लेकिन कुछ ही देर के बाद अचानक बेहोश हो जाने के बायस उन्हें मिसेस सुल्तान को हॉस्पिटल लाना पड़ा। यूसुफ सुल्तान से राब्ता नहीं हो पा रहा था। गालिबन वो पुलिस स्टेशन में थे। परेशान हो? नूरे की आवाज़ पर वो सोचों से बाहर निकला, लेकिन रुख नहीं मुड़ा था। हैरान हूँ। मैं भी। वो मुड़ा, फिर दरवाजे से टेक लगाए खड़ा हो गया। नूरे उसके बिल्कुल सामने खड़ी उसे देख रही थी। इंसान कितना अनप्रिडिक्टेबल है। उसके बारे में सोचा कुछ जाता है और वो होता उसके बरक्स है। जान की बात कर रहे हो? हमारे डैडी की भी। जवाब पर नूरे चंद लम्हे रुकी, फिर सर झुकाए हंस दी। जानते हो, मुझे शुरू से ही कोई अच्छी उम्मीद नहीं थी उनसे। थोड़ा बहुत दुख हुआ है। आखिर को डैडी थे, लेकिन इतना दिल पर नहीं लिया। किसी की वजह से अपनी मेंटल हेल्थ क्यों ख़राब करनी। हाथ उसकी बात सुनता आसूदगी से मुस्कुराया। तुम्हारे जैसा हौसला अल्लाह सबको दे। अपने लिए सोचूं तो मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया वो नाकाबिले बर्दाश्त है। इस मामले में मैं उनको डैडी नहीं समझती। मेरे सामने आए तो शायद मैं कुछ बुरा कह और कर डालूं, इसलिए वो सामने ही नहीं आएंगे। अपना भला चाहते तो मत ही आए। मुझे उनके बारे में सोचकर ही उलझन सी होने लगती है। वो खामोश रहा। मैं सर झुका गया। धोखा अगर रायत के साथ हुआ था तो धोखा हाथ को भी उसके बाप ने दिया था। तुम मिसेस सुल्तान के पास रुको, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। नूरी ने सर अज़बात में हिला दिया, फिर हाथ के हटने पर इमरजेंसी रूम का दरवाज़ा खोलती अंदर चली गई। हाथ ने मोबाइल जैकेट की जेब से निकाले। यूसुफ सुल्तान को कॉल मिलानी चाहिए। नंबर फिर से बन जा रहा था। मोबाइल वापस रखता वो डॉक्टर के ऑफिस की जानिब बढ़ा। ऑफिस का दरवाज़ा खुला था, लेकिन कुर्सी खाली थी। करीब खड़ी नर्स से पूछने पर मालूम पड़ा कि डॉक्टर राउंड पर गया हुआ है। वापसी के लिए कदम बढ़ाता वो इमरजेंसी रूम की जानिब बढ़ा था, जब रास्ते में लिफ्ट की आवाज़ पर सरसरी सी नज़र उस जानिब डाली। चंद कदम मजीद उठाता वो रुक गया। गर्दन हल्की से मोड़े वापस लिफ्ट की जानिब देखा। स्क्रीन पर निशान ऊपर की जानिब था। लंदन ब्रिज हॉस्पिटल, 3rd फ्लोर, रूम नंबर 4। राइट के अल्फाज दिमाग में गूंजे थे। वो लंदन ब्रिज में था। मिसेस सुल्तान का ड्राइवर सीधा उसी हॉस्पिटल लेकर आया था और वो ग्राउंड फ्लोर पर था। 3rd फ्लोर, रूम नंबर 4। ऐसा क्या था वहाँ? मुकम्मल मुड़ता वो लिफ्ट की जानिब बढ़ा। बटन दबाने पर दरवाज़ा नहीं खुला। लिफ्ट गालिबन मसरूफ़ थी। लिफ्ट के सामने से हटता वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। 3rd फ्लोर पर पहुंचकर वो रुक गया। सांस हल्की सी फूली हुई थी। सीने पर हाथ रखकर हल्का सा दबाया। उसने इर्द गिर्द देखा। फ्लोर करीबन खाली और मुकम्मल खामोशी था। 3rd फ्लोर के शुरू में वो प्राइवेट का निशान देख चुका था। कदम आगे की जानिब बढ़ाने शुरू किए। रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3 और फिर रूम नंबर 4 के सामने वो रुक गया। उस फ्लोर के कमरों के दरवाज़ों पर शीशे नहीं थे। अंदर नहीं देखा जा सकता था। गहरी सांस खींचकर उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाज़ा लॉक था। चंद लम्हों के बाद कदमों की आहट पर उसने हाथ पीछे हटा लिया। लॉक खुला, फिर दरवाज़ा हल्का सा वाह हुआ। सफ़ेद यूनिफॉर्म में मलबूस नर्स ने
हल्का सा चेहरा बाहर निकाला और फिर सवालिया अंदाज में हाथ को देखा। उसके पास जवाब नहीं था। वो तो ये भी नहीं जानता था कि वो यहाँ क्यों खड़ा है। कुछ चाहिए सर? नर्स के सवाल पर हल्का सा बौखलाया। राइट सुल्तान। वो आगे भी कुछ कहना चाहता था लेकिन नर्स ने मज़ीद दरवाज़ा खोल दिया। हाथ ने चंद सेकंड वहीं खड़े खुले दरवाजे और फिर नर्स को देखा। कदम उठाता वो अंदर बढ़ा। पहला कदम कमरे में रखते ही जानी पहचानी सी खुशबू नतनों से टकराई थी, फूलों की खुशबू। नज़रें उठाया सामने बेड पर देखा। वो रुक गया, साकित हो गया, सांस भी रोक ली। कदम जंजीर हो गए, वजूद ही जामिद हो गया। सुनहरी बाल, बंद आँखें। वो रीम थी, वो उसकी रीम थी। धड़कन की रफ्तार तेज़ हुई थी। पहलू में गिरे हाथों में लर्जिश सी पैदा हुई। आंखों में जलन सी होने लगी। सर? कोई आवाज़ दे रहा था लेकिन उसकी नज़रें एक ही जगह जम सी गई थी। सर, सब ठीक है? नर्स ने एक उंगली से उसके बाजू को ज़रा सा हिलाया। हाथ ने पलक झपक कर देखा। मंजर गायब नहीं हुआ था। ख्वाब या ख्याल नहीं था, सब हकीकत था। नर्स की जानिब देखे बगैर उसने कदम बेड की तरफ उठाए। वो जैसे उसके करीब जा रहा था वैसे ही वैसे सांसें सीने में दब सी रही थी। बेड के नज़दीक पहुंचकर वो रुक गया। एक नज़र उसके पुरसुकून चेहरे पर डाली, फिर सर से पैर तक देखा। सीने से नीचे तक वो ढकी हुई थी। एक हाथ बेड पर था जिसमें ड्रिप के सिरिंज पेवस थी। वो जिंदा थी, उसकी रीम जिंदा थी। 3 साल से ज़ायद अरसे से जिसे देखने के लिए वो तरस रहा था वो आज उसके सामने थी और जिंदा थी। आंखों में जलन और चुभन मजीद बढ़ी थी। हाथ उठाए, उसने रीम के चेहरे की जानिब बढ़ाया, फिर नरमी से उंगलियां उसके गाल पर फेरी। सुर्ख सफ़ेद गालों में अब पिलाहट सी घुली हुई थी। उसका चेहरा भी कदरे कमज़ोर सा लग रहा था लेकिन वो जिंदा थी। वो उसको छू रहा था। चुभन पानी में बदली थी जो आंखों के किनारों में तैरने लगा था। ये दोस्त थे आपकी? नर्स की आवाज़ दोबारा आई थी। हाथ ने नज़रें हटाए बगैर सर अजवात में हिला दिया। पहले कभी देखा नहीं यहाँ, इसीलिए पूछा। ज़्यादातर इनका भाई या पेरेंट्स ही आते हैं। वो सो रही थी या बेहोश थी, सवाल जहन में आया था। बाजू उठाकर जैकेट से आंखें पोंछकर उसने नर्स को देखा जो बगौर उसको देख रही थी। ये बेहोश है? हाँ, बेहोश किया गया है। जवाब पर उसने हैरत से उसे देखा। क्या मतलब? ये काफ़ी अरसे से कोमा में थी। मुझे कुछ ही माह हुए यहाँ आए, लेकिन नर्सों से पता चला कि इनके दिमाग पर काफ़ी गहरा हमला हुआ था। जान बच गई थी लेकिन किसी इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट से इनका दिमाग पैरालाइज हो गया था। 3 साल से ये कोमा में थी। कुछ ही अरसा हुआ है इन्हें कोमा से निकले, लेकिन अभी भी ये किसी से बात नहीं करती। बैठे बैठे रोने लग जाती हैं और कभी कभार चीखने भी लगती हैं। शायद हमले का असर है। इनके घर वाले, खुसूसन इनका भाई, इन्हें घर लेकर जाना चाहता था लेकिन इनकी हालत को देखते डॉक्टर ने इन्हें हॉस्पिटल में अंडर ट्रीटमेंट रखने का मशवरा दिया था। इनकी फैमिली आती है मिलने। इनका भाई कई कई देर बैठा बातें करता रहता है लेकिन या तो जवाब ही नहीं देती या फिर हाँ या ना में सर हिला देते। तफसील से जवाब देती वो चुप हो गई लेकिन हाथ उसके अल्फाज दोहरा रहा था। वो 3 साल से कोमा में थे। किसी इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट से उनका दिमाग पैरालाइज हो गया था। वो जिंदा तो थी लेकिन मुसलसल तकलीफ़ में थी। अभी ड्रिप का असर है, कुछ देर बेहोश ही रहेंगी। हाथ ने सर जज्बात में हिलाया, फिर बेड किनारे पर टिक गया। सिरहाने पर बिखरे सुनहरी बालों को हल्का सा छुआ था। वो अब काफ़ी लंबे हो चुके थे। वो रोना चाहता था, वो हंसना भी चाहता था और उसकी सुनहरी आंखें देखना चाहता था। वो उसके तासुरात देखना चाहता था, जाने वो उसको पहचानती भी थी या नहीं। आपका नाम क्या है? हाथ। नर्स के सवाल का जवाब दिया था। उनका भाई बातों के दौरान अक्सर ये नाम लेता था कि हाथ वापस आ गया, हाथ तुम्हें देखकर खुश होगा वगैरह वगैरह। मेरी ड्यूटी है यहाँ, इसलिए बस मुझे बातें याद रह जाती हैं। आखिरी जुमला कहती वो हल्का सा मुस्कुराई हुई थी। हाथ की नज़रें मुसलसल रीम पर थी। ये बात क्यों नहीं करती? शायद कोई ट्रॉमा या फिर इतना अरसा कोमा से निकलने के बाद वो अभी भी उसके ज़ेर असर हो, कुछ कह नहीं सकती। ट्रॉमा। रोते या चीखते वक्त कुछ कहती है? नहीं, सिर्फ रोई जाती है और चीखती बहुत कम है। ज़्यादातर नींद में चीखती है। हाथ ने साइड पर पड़े फूलों को देखा। फूलों से खेलती है? सिर्फ देखती है, छूती बिल्कुल नहीं। वो फूलों की दीवानी हुआ करती थी। कुछ खाती है? बहुत कम। मुस्कुराती भी नहीं। सवाल पर नर्स कुछ देर रुकी, जैसे हैरान हो। मुस्कुराई तो कभी नहीं। आवाज़ हल्की हुई थी।
खाद ने अफसोस से उसे देखा। वो तो हमा वक्त मुस्कुराती रहती थी। जालिम ने मुस्कुराहट ही छीन ली थी। हाँ जी, आज का एपिसोड फाइनली एक हैप्पी नोट पर ख़त्म होता है और रीम के ज़िंदा होने से ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि कसूरवार डैन नहीं निकला। राइटर ने डैन को मुजरिम नहीं बनाया और मुझे शुरू से ही लग रहा था कि ये सब कुछ जैन ने ही किया है। हालांकि रीज़न यहाँ डिफरेंट है। मुझे लगा था रीज़न ये होगा कि वो रीम को पसंद करता है और साथ साथ ये भी कि यूसुफ सुल्तान उसको बुरा ट्रीट करते हैं, तो वो बदला लेना चाहते हैं। लेकिन उसकी मॉम का जो किस्सा था, मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ मामला आएगा। लेकिन ऑलमोस्ट रीज़न सेम सेम ही थे। लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ कि चलो मेरा ये अंदाज़ा तो सही हुआ, कम से कम डैन तो मुजरिम साबित नहीं हुआ। और मैंने कल से पहले वाले एपिसोड में कहा था कि मुझे एक टॉप सीक्रेट पता चल गया है और वो सीक्रेट यही था। मैंने बस चेक करने के लिए यूँ लास्ट इस पीडीएफ को खोला और लास्ट सीन मैंने चेक किया कि ये वाला सीन मैंने पढ़ा है या नहीं, और मैंने ये सीन बाय चांस पढ़ लिया और इस सीन से ही मुझे पता चल गया था कि रीम ज़िंदा है। लेकिन मुझे शुरू से ही लग रहा था कि रीम ज़िंदा है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम माह ने पूछा था राइट से कि रीम कहाँ है और उसने कहा था मर गए, तो उस टाइम भी मुझे ऐसा लगा था कि वो एਵੇਂ गुस्से में कह रहा है मर गए। और फिर जितने भी सीन्स थे फ्लैशबैक वाले या जो भी सीन राइड याद कर रहा था अपने पास्ट के, तो उन सीन्स में एक भी सीन्स ऐसा नहीं था जिसमें उसकी मौत का सीन था। तो मुझे कहीं ना कहीं 70-80% ऐसा शक था कि रीम को मारा नहीं है राइटर ने। और फिर जो हुआ, मुझे कहीं तो इसकी उम्मीद थी और जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ। और अभी भी हमारे नावल का काफ़ी हिस्सा बाकी है। काफ़ी हिस्सा नहीं, मुझे लगता है कि 2 एपिसोड बनेंगे और 2 ही बनने चाहिए और नावल 2 एपिसोड के बाद ख़त्म हो जाना चाहिए। हो भी सकता है कि 3 बन जाए। तो मैंने तो नावल पूरा एंजॉय किया है। आखिरी के 2 एपिसोड्स रहते हैं, देखते हैं राइड सुल्तान का क्या बनता है। क्या ज़रूरत थी उसे गोली मारने की, जेल में डाल देना चाहिए था। एटलीस्ट लंदन का जेल तो बेहतर ही होता होगा। मेरे ख्याल में, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि वहाँ सज़ाएँ सख्त होती होंगी और गुनहगार को एवें ही जाने ना दिया जाता होगा। और मुझे लगता है कि राइड ने ख़ुद को मुसीबत में फंसा लिया है ये काम करके। लेकिन खैर, यूसुफ सुल्तान है, मालदार, पैसे वाले, वो अपने बेटे को बचा ही लेंगे। फिर भी देखते हैं क्या होता है। क्या लंदन में भी पैसे का ज़ोर चलता ही होगा और यूसुफ सुल्तान बचा ही लेंगे अपने बेटे को। फिर भी देखते हैं क्या वो जेल की सैर करके आता है या फिर ऐਵੇਂ ही बच जाता है। चांसेस तो यही हैं कि चंद सालों के लिए कम से कम राइड जेल की सैर करेगा, लेकिन देखा जाए क्या होता है। और हम मिलेंगे कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ। जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मुझे दुआ में याद रखें। ओके, टाटा, बाय।